मेरा जमात का जो सोच था वो ये था कि मार्च बहुत दूर है। अगर हम मार्च 23 का ऐलान करते हैं तो ऐसा है कि हम मार्च का ऐलान ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का फैसला था कि हम 27 फरवरी पे निकलेंगे। जहां तक दूसरी जमातें हैं उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे, अपना प्रायोरिटीज रखे। अगर वो अपने मौकिफ से हट रहे हैं, अगर वो मेरे मौकिफ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफा के मौकिफ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज्यादा इम्कान है कि हम मिलकर काम करें। वो जो 4 लोग कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को टेक ओवर कर लिया जाए और अब हम खुद चलाएं, मेरे ख्याल में साहिब बात है, इसमें कोई मजायका नहीं। बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आप एक सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए आपके मेंबर्स, सिटिंग मेंबर्स, MNAs, MPs खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, आपकी परफॉर्मेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद TM। मैं हूं तारिक महमूद। मुस्लिम लीग नून के अंदर क़यादत की जंग जारी है। ये मौक़िफ़ है हुकूमत का। कहा गया कि 4 अफराद ऐसे हैं जो चाहते हैं कि शरीफ फैमिली से छुटकारा हासिल किया जाए और मुतबादिल के तौर पर खुद को पेश किया जाए। ये बयानिया हुकूमती वज़रा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सामने आया। शहबाज गिल साहब ने आज एक और बयान दागा, कहा कि 4 नहीं अब 5वां भी इस दौर में शामिल हो गया। फिर ऑडियो लीक का जिक्र भी किया कि एक ऑडियो लीक आने वाली है। ये मामला है क्या? दूसरी तरफ अपोजिशन कहती है कि ये टोटल नॉन सीरियस चीज़ें हैं। मकसद ये है कि चूंकि फाइनेंस बिल मंजूर हुआ, चूंकि महंगाई का शोर शराबा है, चूंकि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर हुआ जिसके तहत स्टेट बैंक को IMF की झोली में डाल दिया गया, अपोजिशन कहती है कि हुकूमत इन जो नुकात है उनसे तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की बातें कर रही हैं। साथ साथ मरियम साहिबा की आज जो समात थी उसमें मरियम साहिबा ने एक मरतबा फिर कहा कि दिन गिने जा चुके हैं हुकूमत के और अब जो है ये महीनों की बात नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हुकूमत कहती है कि ये बातें गुज़िश्ता 41 माह से कर रहे हैं, तवातुर से कह रहे हैं, अभी इंतजार करें, शायद मजीद 5 से 6 साल लगेंगे। एक और अहम बयान जो बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से आज मीडिया गुफ्तगू के दौरान आया, जब उनसे कहा गया कि मुश्तरका लॉन्ग मार्च हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर PDM के जो दोस्त हैं वो इस्तीफों के जो मामला था उससे पीछे हट गए हैं तो फिर यकीनन तहरीक अदम एतमाद समेत जो मुश्तरका जद्दोजहद है उसके ऊपर बात हो सकती है और हम इन हाउस तब्दीली की, अब इन हाउस तब्दीली का जो मामला है उस पर भी PDM का इजलास 25 जनवरी को होगा, सरबराही इजलास। 23 जनवरी को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। जराए ये कहते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकजी क़यादत है उनके दरमियान जो बैकडोर राब्ते हैं वो जारी हैं इन हाउस तब्दीली के हवाले से। लेकिन उसमें जो मामला है वो मामला पहले मरहले में इमरान खान साहब नहीं है बल्कि स्पीकर असद कैसर साहब हैं। असद कैसर साहब के रवैये को बुनियाद बनाकर पार्लियामेंट में जो हालिया अरसे के दौरान होने वाली कानून साजी और अपोजिशन को नजरअंदाज करने के मामले को बुनियाद बनाकर टेस्ट केस के तौर पर कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जाएगी, जिसके लिए जो है वो लाइन अप हो रहे हैं और उस लाइन अप के अंदर PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकजी क़यादत है उनके आपस में सलाह मशवरे भी जारी हैं। नंबर गेम्स पूरी करने के लिए भी एक दूसरे के साथ बात हो रही है। तो कोई बईद नहीं है कि इस माह के आखिर में या फरवरी के माह में स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। साथ साथ बहुत सारी अफवाहें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, जो सदारती निज़ाम की बहस और XYZ, जिसके ऊपर आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये हमें एक और ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाकर उलझाना चाहते हैं। नूर आलम साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं, बयान दिया था कि अगली सफ़ों में बैठे हुए ये जो 3 सफ़े हैं उसमें बैठे हुए अफराद के नाम जो है वो ECL में शामिल किया जाए, उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारी ख्वाहिश थी वो आज के प्रोग्राम में शरीक हों, लेकिन वो चूँकि बीमार हैं, कोविड का शिकार हुए। नूर आलम साहब से थोड़ी देर पहले हमारी जो बात हुई है तो वरना उनका मौक़िफ़ भी शामिल करते। PTI फॉरेन फंडिंग केस रिपोर्ट के बाज़ हिस्सों को खुफिया रखने की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रिपोर्ट को खुफिया रखना चाहती है?
तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कौमी असम्बली की दिफा कमेटी के सरबराह मोहतरम जनाब अमजद नियाजी साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब कादिर मंदुखेल साहब, और मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी साहब। अमजद नियाजी साहब, ये 4 बंदे फिर आज 5 भी हो गए, ये आपने मतलब वो कह रहे हैं डील हो रही है, तो बताएं भाई किससे डील हो रही है। फिर आप कहते हैं ऑडियो लीक भी आ रही है। ये आपने ये हल्की फुल्की मौसीकी साज छेड़े हैं, कोई ऐसी कोई क्लू आपके हाथ आ गया है, ये मामला है क्या, या फिर अपोजिशन ठीक कह रही है कि भाई तवज्जो हटानी थी, रौला पड़ता पहले दिन फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पे, सारे टॉक शोज का रुख आपने इधर मोड़ दिया, 4 हैं 5 हैं, नवाज शरीफ माइनस शरीफ फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, पहली बात है कि हमें कोई किसी इशू को रेज करने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंटें हमेशा अपना काम करती हैं और करती रहती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें कि हम किसी सब्जेक्ट को लेकर स्पेशली चल रहे हैं। तो इनकी अपनी पार्टी में जो है वो बगावत हुई है। उसकी वजह यह है कि अब नून और शीन की लड़ाई लड़ते लड़ते ना अब कारकुन भी, पार्लियामेंटेरियन भी जो है वो तंग आ चुके हैं। वो समझते हैं कि हम कब तक जाति उमराव के मकीनों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। इनका एजेंडा तो यही है मकीनों का कि जी वो लुटो और फुटो, और इसी पे वो अमल पैरा हैं कई दहाइयों तक। तो इससे अब वो तंग आके जो है वो अपना रास्ता लेना चाहते हैं ताकि हम किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बन सके और ये जो पुराना फरसूदा निजाम है इससे जान छुड़ा सके। देखिए वो कितने कामयाब होते हैं नहीं होते ये अलग बहस है, लेकिन उनकी स्ट्रगल तो अब स्टार्ट हो गई है, तो उम्मीद है किसी न किसी नतीजे तक भी चले जाएंगे। अब इनका पहले तो इनको अपने वो कहते हैं ना अपनी मंजी तले डांग फेरनी चाहिए ना इन लोगों को। अगर कहीं पे इनको कुछ है जो बात चली है तो कुछ न कुछ तो है ना जी। जहां पे वो कहते हैं ना आग होती है तो धुआं वहीं से ही उठता है। तो पहले तो इनको अपनी सफों में जो है वो ढूंढना चाहिए कि कौन है या कौन नहीं है। अगर जो ताकतवर लोग हैं वही होंगे, लाजमी बात है। अब कब तक वो टीटीज अकाउंट की जस्टिफिकेशन देंगे, कब तक वो पनामा के ऊपर जो है वो झूठ बोल बोल के जो है ना वो थक चुके हैं। तो आप आगे की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं तो लाजमी बात है कोई ये कहते हैं ना ये किनारे नाव जो है लगेगी तो ये सब ये मतलब राब्ता इन 4-5 लोगों ने मतलब हुकूमत से किया है कि हमें मिलके हमारे साथ मिलके आप शरीफ फैमिली को धक्का दें, किसी और से किया है जिनका हाथ आपके सर के ऊपर है उनका हमारे ऊपर भी हाथ रखें जय शेख रशीद साहब कह रहे हैं, या कोई ख्वाब आई है हुकूमती वुज़रा को, या कोई क्लू मिला, ये है क्या मामला? ख्वाब हम मंजूर वसान वाले ख्वाब तो हमें नहीं होते, हम तो हकायक और उस सोच के मुताबिक और इंफॉर्मेशन होती है और जिनसे क्वार्टर्स पे जो है ये अपना सर फोड़ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये क्या चीज मांग रहे हैं और क्या चीज नहीं मांग रहे। तो तभी ये बात की जाती है कितने देखो रिस्पॉन्सिबल हमारे मिनिस्टर्स हैं। अगर वो इतनी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं तो हमारे सर्कल को मालूम है कि वो क्या चाहते हैं और किस नाव बहना चाहते हैं, ये अपनी कश्ती को बहाना चाहते हैं। ये वैसे तो ऐसा भी है आपके पास ये जाती मालूमात तो नहीं है ना, आप फवाद चौधरी और शहबाज गिल की मालूमात पे ही चल रहे हैं ना, मतलब आपको खुद तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना? मुझे मालूम है बहुत कुछ, लेकिन अभी मैं जो है वो कुछ चीजें जो है ना डिस्क्लोज करने की पोजीशन में नहीं हूं। वक्त तो है वो आपको बताएगा कि कहां कहां पे जो है वो टकरे मारी जा रही हैं और क्या मामलात बताने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो टक्कर किस डायरेक्शन में मार रहे हैं, मतलब कोई कट गया आपका। निहाल हाशमी साहब, ये अमजद नियाजी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, कहते हैं जी ये मुख्तलिफ जगहों पे टक्करें मार रहे हैं क्योंकि वो जाती उमरा की गुलामी से आज़ादी चाहते हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और वो कब तक उनके हुक्म के गुलाम रहेंगे। इसी वजह से ये बहस चल रही है कि 4 लोग हैं 5 लोग हैं जो चाहते हैं शरीफ फैमिली को माइनस कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो लतीफ़ा सुना रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मखौल कर रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। मगर इतना मैं अपने पार्टी के बारे में बता सकता हूं कि हमारे यहाँ जानिसारों की है
ना कोई गुलाम है, ना कोई नौकर है। हम नजरियाती लोग हैं। हम वो नजरियाती लोग हैं जिनके बाप दादा ने देखा था पाकिस्तान को बेहतर करने का, पाकिस्तान को बनाने का, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो नजरियाती लोग जो हैं वो पार्टियां नहीं बदलते हैं। नजरियाती लोग ओवरनाइट एमएनए और एमपी और मिनिस्टर बनने के लिए नहीं होते हैं। वो एक नजरिया के लिए लड़ते हैं, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ते। शायद अमजद साहब और उनके पार्टी में इस तरह के लोग ना हो, और उनकी पार्टी तो है ही है वक्त से फायदा उठाने वाली बालमती का कुंभा। मगर हमारी पार्टी पहले भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इम्तिहान में पूरी उतरी, जब 10 साल मियां नवाज शरीफ साहब को जला वतन किया गया था एक आमिर के दौर में। और इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी लोग नवाज शरीफ और मरियम और शहबाज शरीफ की क़यादत के साथ खड़े हैं। लोग किसी लीडरशिप के साथ नहीं खड़े। 4 क्या 40,000 भी इस तरह के लीडर आ जाएंगे तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी गवर्नमेंट आज शेख चुल्ली बनी हुई है। शेख चुल्ली एक किरदार था जो कभी भी नहीं मरता है। ये अमजद साहब भी उस किरदार में एक हिस्सा है जो इस तरह की सोच सोचते हैं। एक शेख चुल्लिया वाली बात है, चूंकि गवर्नमेंट के अपने इश्यूज हैं उसको ही रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। महंगाई से डाइवर्ट करना है, मईशत से डाइवर्ट करना है, खारजा पॉलिसी में नाकामी से डाइवर्ट करना है, गवर्नेंस में फेलियर से लोगों को डाइवर्ट करना है, अपने साथ करप्ट लोगों को रखा हुआ है, अपनी कैबिनेट में करप्ट लोगों को रखा हुआ है, उनके से डाइवर्ट करना है, एटीएम कार्ड्स को बचाना है, रिंग रोड को बचाना है, मालम जब्बा को बचाना है, बीआरटी को बचाना है, माने सुनामी को बचाना है, चीनी आटा चोरों को बचाना है, दवाई चोर को बचाना है, एलएनजी चोर को बचाना है, पेट्रोल चोर को बचाना है। तो ये इस तरह के काम तो करेंगे ना। तो ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, करने दी इनको। अच्छा, डाइवर्जन है। मंदुखेल साहब, हो क्या रहा है ये? वो डील हो रही है, उधर हो रही है, तो आप क्या मतलब बाहर खामोश तमाशाई है या आप देख रहे हैं किसी की डील बन जाए तो फिर उससे डील बनाए? वैसे अमजद न्याजी साहब जिस कमेटी के सरबराह है, यकीनन उनको शेख रशीद की तरह बहुत कुछ मालूम होगा। ठीक है। दूसरी बात, वो फरमाते हैं कि हम ख्वाब देखते नहीं है। यकीनन ये ख्वाब देखते नहीं, ये दिखाते हैं, ये सब्ज बाग दिखाते हैं। वो सोशल मीडिया में जो है ना, वो लोगों ने कहा कि एक नवाब अब काला बाग, दूसरी तरफ इमरान नियाज़ी साहब कहते थे नवाब अब सब्ज बाग। तो ये सब्ज बाग दिखाते हैं, ये ख्वाब दिखाते हैं, करते उड़ते कुछ नहीं है। बात ये बहरहाल वो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है जो नियाल हाशमी साहब बेहतर जवाब दे सके। लेकिन सवाल बार बार मैं एक चीज दोहराता हूँ, वो तो कहते हैं ना पूरा हुआ ख्वाब कप्तान का। देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर ये हुकूमत आज भी खत्म हो जाए तो ये 3.5 साल का हिसाब कैसे देंगे लोगों को? और चलो 3.5 साल बाद जो लोग देंगे या 5 साल बाद देंगे। आज आपके तोसे से मैं अमजद न्याजी साहब सवाल करता हूँ, ये मुझे बता सकते हैं पूरे पाकिस्तान में गागी वाला सवाल नहीं, वो करेंगे, वो होगा, वो तैयार हो रहा है, एक भी प्रोजेक्ट मुझे बता दे। वो ML1 किधर गया? वो शेख रशीद जो कह रहे 1.5 लाख नौकरियां ये सारे, वो किधर गए? वो जो इनके 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख गाड़ी है, इनकी अपनी वजीर हाउसिंग पंजाब ने अभी 2 रोज पहले मैं किसी चैनल पे सुन रहा था, वो कह रहे कि हम 5 साल के बाद जो है ना कुछ न कुछ दें, 50 लाख नहीं तो 50,000 गरम दे देंगे। नहीं, वो तो फवाद साहब कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां तो हम दे चुके हैं। वो तो पहले वो तो एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, हमने क्रिएट कर दिया। ये वही फवाद चौधरी है जो मरी वाकये के ऊपर में कि भाई 1.5 लाख गाड़ियां गई और पाकिस्तान खुशहाल है। तो अब ऐसे लोग जो ना, ये तो खुद अमजद न्याजी साहब को चाहिए कि ऐसे लोगों को खुद, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक टीवी चैनल में इनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मरकजी जो है ना, वो अहमद जवाद बैठे हुए थे, वो ये कह नाराज हो गया। वो ये कह नहीं नाराज तो देखो, मैं एक चीज तो नाराज होता है तो बोलता है ना, वरना अमजद न्याजी साहब आज नहीं बोल रहे, कल नाराज हो ये भी बोल देंगे, सब कुछ बताएंगे। जो आज नहीं बता रहे ना, ये फिर उसको बता देंगे सर कि भाई मैं गेट नंबर 4 के बराबर में गुजरा था, वो ये बात हो रही थी। ये बताएंगे खुद ही। सवाल ये कि ये एक प्रोजेक्ट मुझे बता नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान में मुकम्मल किया है। एक चीज वो लेके हमने सेहत कार्ड दिए। अरे भाई क्या बेवकूफ बना रहे हो सेहत कार्ड के नाम पे? मुख्तलिफ मीडिया चला रहे हैं, एक्सीडेंट के वक्त नहीं जा सकते, कोरोना में आप नहीं जा सकते, फ्ला में नहीं जा सकते। तो भाई ये है किस चीज का कार्ड? आप ओपीडी में नहीं जा सकते हो और फिर ये सिंध की बातें करें। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज साहब मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, NICVD के नाम पे हमने 10 जिलों में तो हॉस्पिटल है, स्टैंड बाई गाड़ियां कई जिलों में मौजूद है। उसके बाद बेनजीर ट्रॉमा सेंटर आप ले ले, 15 मंजिला बिल्डिंग है, दुनिया की बेहतरीन। मैं पाकिस्तान की नहीं बात करूं, अफगानिस्तान से तक लोग आ रहे हैं, चारों सूबों से, आजाद कश्मीर गिलगित तो आ ही रही है। फिर उसके बाद गम्बट में लियो ट्रांसप्लांट आप देख रहे हैं, जहां 50 लाख 75 लाख रुपए में वो ट्रांसप्लांट हो रहा था, आज पूरे पाकिस्तान से। और पिछले दिनों में इनके अपने लोगों का, पिशावर के लोग शेयर कर दे। लेकिन इन सारी बातों का न्याजी साहब को परवाह नहीं है।
परवा उसको पता चलेगा जब इलेक्शन आ गए, चलो इलेक्शन भी छोड़िए, अभी पुख्तनख्वा का इलेक्शन हुआ, जो सबसे मजबूत गढ़ इनका इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के 12 एमपीए में से 11 एमपीए के बावजूद और पूरा पीडीएम के बावजूद, हम पीडीएम से हाफिज आपको पता है सिर्फ 11,000 वोट नीचे कम थे, 45,000 वोट पेशावर शहर से पीपल्स पार्टी ने वोट उठाया। ये अभी जो नॉर्थ जोन है ना, जहां मलकंड है, जहां स्वात है, जहां मानसेरा है, वो इलाका तो वो तो है नहीं इनका पीटीआई का, वहां मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग। बाकी पाकिस्तान को तो छोड़ो, ये सिंध के जो इनके लोग धमकियां दे रहे, ख्वाब दिखा रहे। अब आप मुझे बताओ कि 27 तारीख को हमने रैली का लॉन्ग मार्च किए और इनकी चिचोरे जो कराची में इनके होते हैं, जहां कभी जिंदगी में काउंसलर भी नहीं बने, हम गुड आप क्या तसादम करना चाह रहे हैं? और भाई तसादम में भी आपके लोग इधर उधर खेतों में छुपेंगे, हम स्ट्रेट रास्ता देंगे, आप बेफिक्र हो जाओ उससे। अच्छा न्याजी साहब, 2-3 बातें। एक तो निहाल हाशमी साहब ने वही कहा टेंशन डाइवर्ट करना, दूसरा मंदोखेल साहब ने कहा गेट नंबर 4 के बाहर जो कुछ हो रहा है वो आप अभी बता दें, नाराज होकर बताएंगे तो उस वक्त ठीक नहीं है। और तीसरा ये जो लॉन्ग मार्च आपने काउंटर लॉन्ग मार्च कर दिया घोटकी से, वो कहते हैं यार ये तो सियासी शोबदेबाजी है, छछोरपन का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाफिज साहब, पहली बात तो ये है कि जिस नजरिए की उन्होंने बात की ना, वो कायद आजम का नजरिया था, और कायद आजम हमारे मैं समझता हूं कि वो लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक सोच दी, पाकिस्तान की बुनियाद रखी, और करारदादे पाकिस्तान के नीचे हम सब इकट्ठे हुए, एक इमरानी मुआहदा हुआ। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क इन लोगों के हाथों में आ गया जो आज अपने आप को मुस्लिम लीग नून कहते हैं। नून का मतलब है नोट छापने वाली जमात। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसके नजरिया जो था वो कायद आजम का था। इन्होंने मुझे बताया सिवाय अपने कारोबार बढ़ाने के, सिवाय टीटीज में के जरिए पैसे मनी लॉन्ड्रिंग में, इसके अलावा इन्होंने कौन सी खिदमत की है पिछले लास्ट 3-4 डेकेड्स में। इन्होंने कहा हो कि जी पाकिस्तान का हमने फलां इदारा, मुझे एक इदारा कोई बता दे दुनिया पाकिस्तान में जिसको ये काबिल फख्र तरीके से बता सके कि हमने इसको जो है वो इतना जबरदस्त बना के छोड़ के गए हैं और जो दुनिया के लिए मिसाल हो। ठीक, तो जवाब हमेशा नफी में आएगा। इन्होंने सिर्फ लुट्टो और फुट्टो की पॉलिसी अपना रखी थी जो कौम के सामने आश्कार हो चुकी है। ये पहले तो उसका जवाब दें। दूसरा, इनका नजरिया सिर्फ छांगा मांगा रहा है, और छांगा मांगा की और मरी के रेस्ट हाउसों की कहानियां जो है, आज भी मौलाना अलवरी केस जो है वो लोगों को याद है कि ये क्या करते रहे अपने अदवार में। मेरे वाले साहब मुझे बताया करते थे कि उनके साथ जो है मियाँ साहब, जब मेरे वाले साहब एमएनए भी बने और एमपीए भी, एमपीए की सीट तो छोड़ के मियाँ साहब की हैसियत का हमें पता था। और मतलब निहाल हाशमी मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन इनको अगर ना मालूम चले जाए, मैं मान लेता हूं कि ये मुस्लिम लीग ही होंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये उस मुस्लिम लीग में नहीं है जो मुल्क को बचाने के लिए निकली है, ये तो मुल्क को डबोने के लिए निकली थी और निकली है। बात आ गई, अब इन्होंने कहा कि जी 4 नंबर गेट पे, तो मुझे बताएं ये पैदावार ही 4 नंबर गेट की है। ये कौन कौन है ये 4 नंबर गेट की कितनी प्रोडक्शन है न्याजी साहब? ये प्रोडक्शन हाउस कितना जो है सारे ही मुझे बता दे। और ये मेरे लीडर ने 26 साल स्ट्रगल की है, 26 साल स्ट्रगल की है। इन्होंने क्या किया है? ये कौन से इनके कोई टेक्नोलॉजी इनके पास थी, या कौन सा मेथड इनके पास सिवा जर्नल जिलानी के आगे जो बेच गए थे? तो वो टेक्नोलॉजी का भी हमें अपना पता होना चाहिए कि वहां पे इन्होंने कौन सी एड़ियां रगड़ी हैं और कौन सी दवाई खिलाई थी जिसकी बुनियाद पे ये इनके वजूद जो है वो आज पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों और शादियों पे बड़ी लाविश खर्चात करते हैं। उस प्रोडक्शन हाउस की बास प्रोडक्ट्स आपके साथ भी है लेफ्ट राइट में या नहीं? वो सब इन्हीं की तरफ है। यार मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी, लेकिन कम से कम इनको भी तो आईना देखना चाहिए ना कि कौन डैडी डैडी कहा करते थे। जो आज ये सदाएं देते हैं ना कि हम बड़े जो है ना वो पता नहीं नेपोलियन बोनापार्ट बन गए हैं या हम कौन से वो नेल्सन मंडेला हैं। अपने वजूद अपना शीशा तो देखे ना। अच्छा। हमने तो स्ट्रगल की है, हमने मेहनत की है, मेरा लीडर मेहनत करके आया है ना। ठीक। और इन्होंने क्या किया है सिवाय बैकडोर से? वो मुझे वो शोरश कश्मीरी थी ना, हमारी बात मुकम्मल हाफिज साहब, शोरश कश्मीरी मेरे ख्याल में उनका एक बड़ा मशहूर, उसने कहा ये वो मुस्लिम लीग है जो चोर दरवाजे से आती है और दुल्हन बन के निकलती है। बड़े मशहूर अल्फाज थे उस वक्त। हाँ, अगर आपको याद होगा तो। अच्छा, मैं ख्याल में। और फिर IGI बनी,
आईजीआई बनी तारीखी बात है, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पड़ा है और उसमें वो लिस्ट निकाले कि किन किन लोगों ने पैसे लिए थे और वो निहाल हाशमी साहब के साथ पड़ा। निहाल हाशमी साहब जवाब लेने मैंने ब्रेक लेनी थी, मगर जवाब बड़ा जरूरी है क्योंकि आपके जो है ना वो बेताबी मुझसे देखी नहीं जा रही है। जवाब बड़ा सादा सा है। मेरे भाई ने कहा कि कौन से इदारे बनाए जिसको आज दुनिया पेश करते हैं। हाँ, नवाज शरीफ ने एक कता जमीन दिया एक बेचारे जरूरतमंद, हाजतमंद, भिखारी, मांगने वाले को, और 50 करोड़ रुपया भी दिया और इफ्तिताह भी किया और उसकी तख्ती भी लगी। शायद उसको शौकत खान हम कहते हैं, जो नवाज शरीफ के दिए हुए जमीन के टुकड़े और नवाज शरीफ के 50 करोड़ से बने। और सालाना नवाज शरीफ और हमारी पार्टी के लोग उसमें अपने इस्तात के मुताबिक पाकिस्तान के गरीब मरीजों के इलाज के लिए देते रहे। मगर बदकिस्मती से उस इदारे में बाद में अपनी फैमिली को कुछ लोगों ने डायरेक्टर भर्ती कर लिया और वहां भी लूट मार मचा दी। तो सरकारी जमीन दी ना नवाज शरीफ ने, अपनी जगह तो नहीं दी। नहीं, जो 50 करोड़ रुपया दिया था वो क्या प्राइवेट था? अच्छा ठीक, वो सरकारी नहीं था, वो प्राइवेट। नवाज शरीफ ने अपनी जेब से दिया। जी, नवाज शरीफ ने दिया था। उस वक्त ये चोर नहीं थे जब नवाज शरीफ से मांगते थे कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, गरीब आदमी हूँ, एक नहीं 2 प्लॉट दे दीजिए। वो हैंड रिटन आज भी है। ये जो 27 साल या 22 साल जो इन्होंने मेहनत की है ना, ये मांगने की प्रैक्टिस की है, फ्रॉड करने की प्रैक्टिस की है। बीमार वालदा के नाम पे जमीन लेते थे, कभी कहते थे मेरे पास मकान नहीं है तो एक नहीं 2 प्लॉट चाहिए। अगर ईमानदार आदमी हो, कोई खुदसर आदमी हो, कोई खुददार आदमी हो तो ये तो ना करे, वो तो फिर मेहनत करेगा ना, मुशक्कत करेगा। अच्छा, जैसे नवाज शरीफ की फैमिली में शरीफ मेडिकल सिटी बना दी, जो शौकत खानम से कई ज्यादा बड़ा एक पूरी यूनिवर्सिटी है। तो काश ये भी अपने हक हलाल के पैसे से, मेहनत से, मुशक्कत से बनाते तो कहते कि हाँ जी हमारा वो इदारा भी हमने इनको बना के दिया है। और इनके जो 2 घर के प्लॉट हैं वो भी नवाज शरीफ ने दिए। तो इनको चल निहाल साहब की है, ये जो एहसान पाशा की खिदमत की है, जहीरुल इस्लाम अब्बासी की खिदमत की है, मुशर्रफ की खिदमत की है, उसके रेफरेंडम चलाने की खिदमत की है। और मुल्क में वो सारी रिवाज को कि जी म्यूजिकल चेयर कैसे हो सकता है, या धरना कैसे दिया जा सकता है, या अकेले कंटेनर में बैठ के तकरीर कैसे किया जा सकता है, ये सारी खिदमत इनके पास है। और अल्लाह इनको मुबारक करे इस तरह की खिदमत और इस तरह की जद्दोजहद, जिससे मैंने ब्रेक लेनी है। मुस्लिम लीग नून का मतलब नवाजनी नोट है, नोट छापने वाली मशीन, इसका जरा रिस्पॉन्स दे दे। मुस्लिम लीग का मतलब है, मुस्लिम लीग का मतलब है वही मुस्लिम लीग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, और वही मुस्लिम लीग जिसने मोटरवे बनाया, पाकिस्तान में पावर दिया, पाकिस्तान में मिसाइल प्रोग्राम लाया, पाकिस्तान में सीपैक लेके आए। ये वो कह रहे हैं ये वो नहीं है निहाल हाशमी साहब। पोर्ट कराची, पोर्ट इस्लामाबाद पोर्ट बनाया, नौजवानों को लैपटॉप दिया, हाशमी साहब के दिए, हाशमी साहब अरब रुपए की डॉलर की पैकेज वो कह रहे हैं आप उस मुस्लिम लीग में होंगे मगर ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, आंखें खोलें, मतलब ये कह रहे थे नियाजी साहब, ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, आप होंगे मुस्लिम लीग के अंदर। नियाजी साहब को भी बहुत जल्दी अदराक हो जाएगा। 300 के जो है ना मरला के जो मकान है, अच्छा ठीक है, उनके बारे में बहुत जल्दी यकीन हो जाएगा कि उन्होंने जो लोगों के साथ इस मुल्क के मजाक किया है। 27 साल के मेहनत का जो नतीजा हमें मिला है, भूख, अफलास, बीमारी, 27 साल के मेहनत का नतीजा ये मिला है, खुदकशी, अकरा परवरी, ATM कार्ड, करप्शन, आटा 75 का, चीनी 120 की, पेट्रोल 150 का, डॉलर 200 का, स्टेट बैंक को गिरवी रखना। अल्लाह मियाँ माफ करे कभी कोई ऐसी मेहनत और मुशक्कत। और हाँ, कादिर पटेल ने जो मेहनत की बात की है उसको भी इसमें शामिल रखिएगा, जो उसने मुराद सईद के हवाले, ये मेहनत तो मान सकता हूं मैं, बाकी मेहनत चले मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर जो है वो प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। निहाल हाशमी साहब, अमजद न्याजी साहब, कादिर मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मंदोखेल साहब कहते हैं जी इदारे तबाह कर दिए, स्ट्रक्चर था नहीं, हुकूमतें रही हैं आपकी भी और नून लीग की भी, बार बार कोई एक इदारा ऐसा नहीं था जो सही सालम उनको मिला। फॉर एग्जाम्पल आप नाम लेके बता दें, कोई एक आइडियल इदारा बता दें कि जिसका स्ट्रक्चर, जिसका किबला दुरुस्त हो, जिसको कहें कि यार ये मॉडल इदारा था जो इन हुकूमतों ने बना के दिया, या एक मॉडल शोबा, चाहे तालीम हो, सेहत हो, कोई भी चीज़। सबसे पहले तो मैं सिंध का आपको सेहत का गिनवा रहा हूँ।
कार्डियोवेस्कुलर जो सबसे महंगा दिल का अस्पताल है, ओवरऑल पाकिस्तान की बात नहीं, करें, नहीं, चलें मैं- इस पे, मैं- वो कहते मैं- हैं मेरे इसके को- ऊपर भी क्रिटिसिज्म मेरे आता है को- कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की कारकर्दगी दिखाने के लिए ये 4 अस्पताल रह गए हैं, हर तो ये बार कम आके है। ये कुछ तो यही इनके बात पास तो होती एक भी नहीं है ना, हमारे पास तो 4 है ना, चलो ये तो मान लेना। अच्छा, अब सवाल ये कि जो मैं सिंपल सी बात करो, इधर उधर की बात की बजाय, ये जो कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने कहा कि 3 महीने में हम नया पाकिस्तान बना देंगे, अब कह रहे ये तबात है, ये तबात है। तो जब आपने वो ऐलान किया है तो क्या आपने आवाम को गुमराह नहीं किया? क्योंकि पता नहीं था ना हमें कि आप लोगों ने तो इतना बेड़ा आपको गर्क पता कर नहीं था, रखा है। फिर आपने क्यों झूठ बोला था? फिर आपने कंटेनर पे चढ़ के आवाम को गुमराह किया, तो मान रहे ना न्याजी साहब की हुकूमत या इनके सरबराह वो भी न्याजी साहब है, तो ये मान रहे आवाम को गुमराह किया। फिर आपने ये बोला कि मैं अगर IMF से लोन लूँ तो मैं खुदकशी करूँगा। पीपल्स पार्टी ने अदवार ने 10,000 लिए, इन्हें अकेले में आज 20,000 अरब से ज्यादा ले चुके और IMF के पांव पड़े और पूरे पाकिस्तान IMF के हवाले कर चुके। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इनका गवर्नर पंजाब कह रहे हैं, आपको याद है। फिर उसके बाद अगर ये अमजद न्याजी साहब बता रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, तो इमरान न्याजी साहब ने क्यों कहा कि 3 महीने बड़े अहम है? भाई क्यों अहम है, किस वजह से अहम है? अपोजिशन का खौफ है, इकोनॉमी आपकी बैठ गई, आपकी गुड गवर्नेंस जो है ना वो सत्यानाश हो गया। क्या वजह है जो आपने 3, या फिर आप उसी तरह खेल रहे हो, DGI मेरा होना चाहिए, आर्मी चीफ मेरा होना चाहिए। अगर वो खेल खेल रहे हो तो यकीनन मैं कहता हूँ वो तो आप लोग और वो क्यों, खुद मतलब क्यों हुकूमत उनको ले आती है बीच में, उनका ना लेना ना देना, वो बार बार हाथ जोड़ने आपके भी और उनके। यार आज आप मुझे बता दो हाफिज साहब के इमरान न्याजी साहब का 3 महीने अहम है, किस वजह से अहम है? चलो मुझे बता क्यों अहम है न्याजी साहब, ये बता दें आप। इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं 3 महीने अहम है? कोई खौफ है? हमें क्या खौफ होना है अपना हाफिज साहब, खौफ तो इनको होगा, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। नहीं कहते 3 महीने अहम है, क्यों? जवाब नहीं दे रहे, क्यों बोला? 3 महीने अहम क्यों है? आखिर इन 3 महीनों में क्या ऐसी बात है जो अहम है? जी हाफिज साहब क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। 3 महीने अहम क्यों है? आखिर इन 3 महीने में ऐसी क्या बात है जो अहम है? हाँ हाफिज साहब, वो इसलिए अहम है कि हमने टास्क दिया है, एक एग्रीमेंट किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हर एक मिनिस्ट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि आपने ये गोल अचीव करने हैं। हमारा टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बजट से पहले जो इदारे हैं उनको उस लेवल तक लेके आना है जो हम समझते हैं कि जो एक जिसमें लोगों को पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह आज इकोनॉमी जो है, देखिए आपके आलमी इदारे जो हैं वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुश्किल फैसले किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका ग्रोथ रेट जो है 4.8 है और जो इकोनॉमी है वो दुरुस्त सिमत पे चल पड़ी है। दूसरा, इन्हीं का जो ढोल हमारे गले में है ना IMF का, ये हम इसलिए गले में डाला है कि इन्होंने हाथों में कशकोल दिया है कौम के। मैं सिर्फ आपको इन 2 पार्टियों की जो बड़ी मिसालें दूंगा, छोटी है बड़ी है, लेकिन देखें इन्होंने इकोनॉमी के साथ क्या किया। जब रातों रात नेशनलाइज कर ली गई पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरों ने क्या किया कि रातों रात जो फॉरेन अकाउंट्स थे पाकिस्तानियों के वसूल कर दिए। अब रेडियो नहीं एक तरफा सुन रहे, सरमायाकारी जो है वो सिफर कर दी। क्यों बोला था खुदकशी करूंगा? आज भी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है इनके दिए हुए आपको भुगत रही और उससे क्या हुआ कि क्वालिटी गिर गई, लोगों के एतमाद चला गया और इदारों की जो कारकर्दगी है वो 0 पे चली गई। तो इन्होंने तो तबाह कर दिया था सिस्टम को ही। अच्छा न्याजी साहब, ये अब जो 3 महीने में जिन वज़रा की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी उनकी छुट्टी हो जाएगी, ये है, ये हम कह सकते हैं? न्याजी साहब को चांस है। ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है जी कि वो किस खिलाड़ी को किस लेवल पे खिलाता है। लाजमी बात है अगर कोई सही नहीं खेलेगा तो खान साहब कुछ भी फैसला कर सकते हैं। काबीना के अंदर परवेज खटक ने हमारा हजार को बड़ा कुछ नहीं जानता है। इस बात पे मुत्तफिक है, खान साहब के साथ खड़ी है, एतमाद के साथ खड़ी है कि हम खान साहब ही की क़यादत में पाकिस्तान को आगे की तरफ। अच्छा वैसे न्याजी साहब कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, शक नहीं है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल के नहीं दे रहे? खान साहब बार बार खिला रहे हैं उनको और खेल के नहीं दे रहे वो। हाफिज साहब देखो, मैं कोई जज तो हूं नहीं कि फलां नहीं खेल रहा, क्योंकि मिनिस्ट्रीज हैं, खान साहब बहुत बजाते खुद देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मुस्बित अंदाज से आगे की तरफ सफ़र कर रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं कि आज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री बहुत बूम पे जाना शुरू हो गई है। तो आपका एग्रीकल्चर उसको एक बड़ी मतलब मैं समझता हूँ कि 1100 अरब नॉर्मल से 1100 अरब ज़्यादा मिला है।
मैं समझता हूं कि हमारी चीजें बेहतरी की तरफ हैं। हाँ, मसाइल भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, मुश्किलात आई हैं कि कोविड जैसे मुश्किल दौर के अंदर, और फिर आपकी इकोनॉमी के जो मसाइल थे, जब आपने गवर्नमेंट संभाली, जब आपके पास डॉलर ही न था, उसमें आपने मुश्किल फैसले करने थे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह के करम से आप अपनी इकोनॉमी को भी बचा गए ड्यूरिंग कोरोना, और एक बेहतरीन माहौल में आपने दोबारा सिस्टम को उठाना शुरू किया। और आज आपका जो मैं समझता हूं कि जितना रेवेन्यू इकट्ठा होने जा रहा है इस साल, तो ये भी पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट होगी। और हम जिस तरफ चल पड़े हैं कि यानी कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले तो हमेशा कंप्रोमाइजेज हुए हैं और अपने जो फ्रंटमैन थे उनको नवाजा गया है, लेकिन पहली दफा अगर किसी ने कहीं पे भी ब्लंडर या मस्ती करने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई है और उसको फारिग कर दिया गया है। हाशमी साहब, हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर जो है पहली दफा पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि ऐसा काम करते जा रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि गवर्नमेंट आए न जाए, वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहते हैं, लेकिन आपकी सोच, आपका नजरिया जो है वो बुलंद होना चाहिए। हाशमी साहब, वो इलेक्शन की सियासत नहीं कर रहे हैं, वो आइंदा नस्ल की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत कर रहे हैं। मईशत सही रुख पर है, आपने कशकोल दिया था, इसी वजह से IMF का ढोल उनको जो है ना वो गले में पहनना पड़ा। हाफिज साहब, आपको पता है देग से एक दाने का चावल का दाना निकाल के पता लग जाता है कि देग में हो क्या रहा है। मेरे भाई कादिर मंदुखेल ने जनाब डॉक्टर साहब को कहा कि 3 महीना इन्होंने क्या करना है, हमें उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। तो कह रहे हैं टारगेट दिए हमने अपने मिनिस्टर्स को। अरे तो मैं 3.5 साल क्या करते रहे, 3.5 साल क्या झक मारते रहे या रस्सी ढूंढते रहे जिससे खुदकशी करनी है। भाई जब आपने 3.5 साल में कुछ नहीं किया तो अब इस 3 महीने में आपने क्या करना। 3.5 साल में आपने क्या किया, स्टेट बैंक को बैठाल दिया और हमसे ये पूछने के इदारे हमने कैसे बेहतर किए कि जनाब आप देखिए पाकिस्तान आर्मी को हमने बेहतर करके दिया, मुसल्ला करके दिया, जदीद हथियार दिए, न्यूक्लियर पावर दिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी उनको। हर आप जाके देखें तो आप लड़ते रहे, आप इदारों से लड़ते रहे, आपने पूरी बात को हाफिज साहब सुन लेना। अरे जनरलों से हमारी लड़ाई होती रही, हर उस जनरल से होगी, आइंदा भी अगर कोई आमिर जनरल आएगा और पाकिस्तान के लोगों के हकूक पे डाका डालेगा या मार्शल लगाने की कोशिश करेगा, मगर फौज तो हमारी है ना मेरे भाई। उसकी तनख्वाह, उसकी सहूलत, उसके वेपन्स, उसकी दीगर चीजें वो तो हमने सबसे बेहतर दिया मोहम्मद नवाज शरीफ ने। कहते हैं जो जनरल जो साथ खड़ा रहा है आमिरों के खिलाफ डट करके, जो अदालत नहीं पहले हाशमी साहब जो जर्नल आपके साथ सूट करे वो ठीक, जो ना ठीक करे वो गलत। मकाम पे लाके खड़ा किया। आप देखें पाकिस्तान में आज जितने बेहतर और शानदार इदारे हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में किए। इन्होंने तो 3.5 साल में इनका एक ही टारगेट था, एक ही टास्क था कि इदारों को बर्बाद कर दिया जाए, लोगों को गाली की ट्रेनिंग दी। हाँ, 22 साल तक खुद भी गाली देते रहे और एक ऐसी नौजवान नस्ल उन्होंने तैयार की कि सोशल मीडिया भी नहीं छोड़ा। उन्होंने गालियों में PhD कर ली है सबने और बर्बाद करने में PhD कर ली है। पार्लियामेंट को उन्होंने एक साइड पे फेंक दिया। कम लोग हैं डॉक्टर साहब जैसे लोग अगर बन जाते वजीर तो शायद बेहतर होता, मगर यहाँ पे वजीर कौन लोग हैं? यहाँ पे वजीर उमर अयूब साहब है, यहाँ पे सरवर खान साहब है, वहाँ पे गेट नंबर 4 का वो बड़बोला शेख रशीद है, यहाँ पे फहाद शेख चिल्ली है जो शेख चिल्ली का काम कर रहा था, वो पहले भी किसी और पार्टी में था। यहाँ पे आप सिर्फ उठाकर यहाँ पे परवेज खटक को ले लें, आप जस्ट यू नेम इट, और ये सारे बड़े बोले बाहर से आए हैं। अगर इन बेचारे डॉक्टर अमजद साहब जैसे को ले लेते तो शायद कोई बेहतरीन। वो शफकत महमूद है जो कल किसी और पार्टी में थे, कभी शहबाज शरीफ की वो नौकरी किया करते थे, आप किसी और की नौकरी कर रहे हैं। और इनके पास क्या, मैं तो समझता असद उमर जैसा एक चाइना सोकरात है इनके पास, उससे तो बेहतर ही होगा ना डॉक्टर अमजद। जो बात माजी की हुकूमत कर गई है, पाकिस्तान को एक मुकाम पे लेके गई, पाकिस्तान में सैकड़ों बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्ट आ रही थी, लाई जा रही थी, इकोनॉमी को ठीक किया, अदालतों के निजाम को ठीक किया। वो कहते हैं कि आपने तबाह किया, आप कहते हैं इन्होंने तबाह किया। अवाम जो है ना वो दोनों तरफ से वो कहती है अल्लाह करे भाई कोई तो सही कर दे। वक्फा ले ले, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर ये जो सियासी इन हाउस तब्दीली और बातें हो रही हैं इस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मंदुखेल साहब,
बिलावल साहब कहते हैं कि जी मुश्तरका जद्दोजहद हो सकती है, कोई बैकडोर ऐसी बात हो रही है, चीज़ें हो रही हैं और पीडीएम अगर इस तरफ आए तो फिर नो कॉन्फिडेंस कोई कामयाब हो सकती है? देखिए, नो कॉन्फिडेंस तो पहले ही दिन से बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़ और पीडीएम की तजवीज़ बिलावल साहब की थी। और फिर अगर आपको याद होगा जो पहले पीडीएम की मीटिंग हुई थी तो बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सब इस्तीफे मौलाना साहब के पास जमा कराए। ठीक। तो बिलावल साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मियाँ साहब आप आ जाएं, आपको इस्तीफे देते आप दे दें। आप यकीन करेंगे निहाल हाशमी साहब सुन रहे हैं, अगर मियाँ साहब आ जाते हैं ना तो यहाँ पोजीशन दूसरी होगी, एक स्ट्रेंथ मिलेगी अपोजिशन को। तो क्योंकि इनकी अपने जो एमएनए है वो तजब्जब के शिकार है जो मैं देख रहा हूँ उसमें। ठीक है, आप देख रहे 2 इस्तीफे गलती से चले गए स्पीकर के पास, तो वो कैसे हो जाके वो वापस लेने पड़े, जबकि मरियम बीबी ने कहा कि मुंह पे मार के आ जाओ। तो यहाँ थोड़ी सी कमज़ोरी है। फिर जो ये बातें निकल रही सारी, पीपल्स पार्टी तो तैयार है इसलिए, और फिर पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे तैयार है। देखो मौलाना साहब के पास आज भी पूरा पीडीएम ने जो पेशावर में इलेक्शन लड़ा तो पीपल्स पार्टी सिंगल पार्टी सिर्फ 11,000 वोट हमारे कम थे, और अगर इसमें एनपी की आप वोट मिलाते 49,000 तो हमारे तो 95,000 वोट बन गए। ठीक, तो हमारे तो कई ज़्यादा हो गए। तो अगर ये पीडीएम खेलते हैं या पीडीएम वाले एक साथ होते हैं तो हमारे पास भी ऑप्शन है, एनपी का ऑप्शन हमारे पास है, मौजूद है, जो कि यकीनन मेरी एक और पैरेलल अलायंस बन जाए, बिल्कुल उस तरफ बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और एनपी का वैसे नेचुरल अलायंस है। और अब वो लॉन्ग मार्च में भी चूंकि आपने दावत दे दी है सब लोगों को, तो वो उसमें शामिल होंगे मेरे ख्याल में होंगे। और दूसरी बात ये कि आपको याद होगा सिंध के तारीख में एनपी ने कभी सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली सीट नहीं जीता, मगर सूबाई असम्बली की 2 सीटें जीती थी जो पीपल्स पार्टी नहीं जीती ना। अच्छा, जो अमीर नवाब और नहीं, वो तो हमने अपने कैंडिडेट विड्रॉ कराया, उनको दिए है। यानी तारीख में कोई सीट एनपी नहीं जीती, जब जीती है तो पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें अमीर नवाब और अमान मसूद साहब को दी थी, तो वो अपने कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट विड्रॉ किया है। तो मैं ये करूँ कि अगर एनपी एहतियात करती है तो हमें क्या है, हमें तो वफाकी हुकूमत पे, अब वफाकी हुकूमत पे हमें ज़्यादा तवज्जो दे। अगर वो सूबाई हुकूमत मांगती है तो मेरे ख्याल से हमें भी उसको देना चाहिए, क्योंकि एनपी का टारगेट ही सूबाई हुकूमत होगी। तो सूबाई में और यहाँ कराची में भी एनपी का इस वक्त कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो अगर नुमाइंदगी हो जाए तो हो सकता है कोई एक आध सीट भी मिल जाए। साहब 2 बातें, एक तो नूर आलम साहब को शो कॉज नोटिस दिया आपने, एक तरफ आप कहते हैं जी कि पार्लियामेंट पार्टी में जमहूरियत है, खुल के बात करते हैं, जब खुल के बात करें तो आप शो कॉज नोटिस दे देते हैं लोगों को। नहीं, शो कॉज एज सच नहीं देते, और हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यकीन रखती है, बड़ी खुल के बातें होती हैं उसमें कोई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विद इन पार्टी होती हैं, आउटसाइड पार्टी नहीं होती। और कुछ मामला जो है ना जानबूझ के आप जब इशू बनाते हैं खामखा, तो तब पार्टी का ये हक है, कोई इसमें कोई अचंभे वाली बात भी नहीं है जिसको मीडिया इतना उछालना शुरू कर दे कि ये क्यों हो गया। देखिए, पार्टी के अंदर के मामलात को कभी भी जो है ना, मैं समझता हूँ मीडिया को डिस्कस नहीं करने चाहिए। ओ भाई, ये हमारे आपस की बात, कौमी असम्बली में तकरीरें कर रहे हैं, कौमी असम्बली में कह रहे हैं, बातें ट्वीट कर रहे हैं, चीजें वो आज सुबह ट्वीट उन्होंने किया, मैं कायम हूँ अपनी बात के ऊपर के नाम डालें ECL के अंदर। आप लोगों ने तो फिर आप मीडिया ना हाईलाइट करें। नहीं हाफिज साहब, क्या उन्होंने कोई, देखिए हमारे पे तो नैब केसेस है नहीं ना, उन्होंने तो उस पर भी बात की है कि जी सामने वाले जो नैब केसेस भुगत रहे हैं उनके बारे खान तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे मेरे खान के बारे में कोई 1 रुपया को भी कोई बता दे कि वो किसी रवादार है, और अल्लाह का शुक्र है हमारे पे क्या इशू तो उन लोगों के लिए ना जिन पे अभी भी इनके अपने दोनों पार्टियों के बना, पता नहीं डिफेंड क्यों करते हैं, अमरूद से नमरूद से अमरूद हो जाते हैं, खुद एक दूसरे के शलवारें उतारते उतारते जो है पता नहीं आप एक दूसरे को पहनाने पे आ गए। बात यह है कि पहले तो अपने अंदर क्लैरिटी पैदा करें ना, हमारे अंदर तो क्लैरिटी है, ये अपने अंदर क्लैरिटी। अच्छा नहीं साहब, ये जो नो कॉन्फिडेंस स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस या इन हाउस कुछ, ये हाफिज है, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, ये सब पुरानी तनख्वाह पे, मैं मेरा ये आप लिख लें, पुरानी तनख्वाह पे ये सारे ही काम करेंगे। और अगले साल तक काम करेंगे या क्या होगा फिर? आगे भी करेंगे, 2023 के बाद भी करेंगे। ये तो माफिया मांग रहे हैं कि हमारे 35 साल पूरे करेंगे, मतलब जो है ना वो जान छूट जाए। निहाल हाशमी साहब, ये तनख्वाह नहीं बढ़वानी, आपने उसी तनख्वाह पे काम करते रहना है। जी, ये फॉर्मूला नहीं होना चाहिए हाफिज साहब आपको। आप कई मसाइल आए तो मैंने आपको क्या कहा, तनख्वाह ये काम करता था, नवाज शरीफ भी बगैर तनख्वाह काम करते थे,
नवाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा कि पहले तनख्वाह से गुजारा नहीं होता और उसके बाद अपना 100% वजीर आजम साहब ने बनी गाला के घर के अखराजात को बढ़ा लिया और एक्सचेकर के पैसे से, टैक्स के पैसे से आज बनी गाला भी पल रहा है, उसके जानवर भी पल रहे हैं। शेरू कुत्ता भी जो है वो भी टैक्स पेयर के पैसे से गोश्त खा रहा है। पता नहीं अब है कि नहीं बनी गाला में रहता है, है चूंकि बनी गालों को पीएम हाउस डिक्लेयर कर दिया गया है। तो भाईजान ये उसी तनख्वाह पे ये लोग काम कर सकते हैं। वो अपना अब तो खर्चा तनख्वाह के काम करते हैं, हमने तो अहद किया वो अपना खर्चा खुद करते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है उनका। वो कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो कहते हैं बस वो इलेक्शन कमीशन के जो पैसे हैं ना वो नहीं बता पा रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग केस में जो उन्होंने करप्शन की है उसके बारे में उनके पास कुछ नहीं है। सीक्रेट और रखें। दीगर जगहों पे उन्होंने उनके जो एटीएम कार्ड जो उनके साथ करप्शन करते हैं उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते। जब वो खुद कहते थे कि वजीर आजम अगर नीचे चोर होगा तो फिर वजीर आजम चोर होगा। तो आज उनके पास एटीएम कार्ड, हमने तो नहीं कहा, ये तो शुगर कमीशन ने कहा है कि 600 अरब खा गए, हमने तो नहीं कहा। ये तो FIA ने कहा कि हाँ दवाइयों में इतने 100 अरब का घपला हुआ है, हमने तो नहीं कहा कि जी नदीम बाबा को क्यों निकाला गया। 2 लाख का टैक्स देने वाला 98 लाख टैक्स दिए, पैसे कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? तो ये प्रॉपर्टी से डिक्लेयर किए 2018 में, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहले फैसल वाडा के पीछे पड़े हुए, फैसल वाडा के बाद इन्हीं की नंबर है। अच्छा। 2 लाख टैक्स देने वाला 98 लाख कहां से दे रहे? और अगर कुछ जायदाद अभी बता रहे हैं तो ये जायदाद उन्हें शो किया 2018 या उससे पहले 13 इलेक्शन में। एटीएम दे रही है ना। अच्छा, करप्शन से पैसा आ रहा है ना, एटीएम से पैसा आ रहा है ना, झूठ बोलते हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? न्याजी साहब आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है? ये 98 लाख कहां से? इससे पूछे किसने, कौन सा पैसा? 98 लाख का टैक्स कहां से आ गया? कैसे पैसे आ गए? जायदाद कहां से आ गई? पूरा पाकिस्तान गरीब हो रहा है, वज़ीर आज़म अमीर हो रहा है। किसने बनी गाला के घर को सवारा और किसने? देखिए ये इनके पास जो है अकाउंट कमेटी है, खान ने अपने डिक्लेरेशन दिया है, उसमें अखराजात भी है, आमदन भी है, ठीक है बिल्कुल, और उसमें सब चीजें लिखी हुई है कि 2 लाख कहां से पैसा आया होगा, कहां पे मनी ट्रेल दी है, ये बात अपने टैक्स मनी उन्होंने दी है। तो खान मेरा तो ना कभी छुपा है, उन्होंने तो वो रसीदें भी दी थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनका उसको 50 साल की थी। मेरा मुझे अपने लीडर पे कारोबार किया है, 1% डाउट तो इनको होना चाहिए ना, मेरे से तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा न्याय साहब, ये सीक्रेट ये फॉरेन फंडिंग केस में क्यों कहा गया कि रिपोर्ट्स के बाद हिस्सों को खुफिया रखा जाए? ये क्यों है? जब आप ओपन है सब चीजें तो पीटीआई क्यों? ना जी ना, हाफिज साहब बातों को मीडिया ट्रोलिंग के लिए ना इस्तेमाल करें। अच्छा। मेरी जान, हमसे जो सवाल किया गया था कि आपकी फॉरेन फंडिंग हुई है, अल्लाह का शुक्र है ये बात गलत साबित हुई। हमने विद एफिडेविट जो पाकिस्तानियों ने हमें फंडिंग दी विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान, वो हमने सॉलिसिटर ने उसको अपना नोटरी रिपब्लिक ने उसको अटेस्ट किया और हमने इलेक्शन कमीशन में दी। 2 चीजों के बारे में उन्होंने दरियाफ्त किया, वो भी जवाब दिया जाएगा कि एक हमारे सेंट्रल अकाउंट में आई थी वो ट्रांसफर हुई थी, दूसरी डबल रिकॉर्ड आई है, वो भी इंशाल्लाह ताला उसे क्लैरिफाई हमने किया है। तो ये मेरे लीडर की ईमानदारी है कि हर चीज जो है वो खुल के आ रही है, और इनका जब आएगा ना तो इनके तो अकाउंट ही फेक है ना, वो किसी फालूदे वाले के हैं, किसी टीटी वाले के हैं, तो ये अपने बारे में तो इंशाल्लाह हमने तो क्लियर कर दिया है। और पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी 53 अकाउंट क्यों छुपाए गए? 98 लाख टैक्स का जायदाद कहां से आ गया 2018 में? मंदोखेल साहब, निहाल हाशमी साहब, अमजद न्याजी साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में कल इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।